हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 की होने वाली है और बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 में जो आपकी हिंदी है, आज हम इस हिंदी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, वो भी विद आंसर। यानी आज की इस वीडियो में मैं आपको आंसर भी बताने वाली हूँ। देखिए, ये जो आपकी हिंदी है इसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। आज हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे विद आंसर। चलिए फिर बिना देरी करे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका पूरा ही क्वेश्चन पेपर है। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का विस्तृत विवरण कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के ऊपर चर्चा करनी है। अगर आपको ये क्वेश्चन ना आए तो एक और क्वेश्चन है जो कि हमारे अथवा में दे रखा है। अथवा का क्वेश्चन है हमारा हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। यानी जो हिंदी साहित्य है इसका जो आदिकाल है, इसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का उदाहरण सहित परिचय दीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको जो कृष्ण भक्ति काल था उसके बारे में आपको बताना है, वो भी उदाहरण सहित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जैसे कि आप देख सकते हैं इसके जो अथवा में क्वेश्चन दे रखा है उसको देखिए इसके अथवा में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अथवा में क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप का वर्णन कीजिए। यानी जो भक्ति आंदोलन था उसमें जो अखिल भारतीय है उसके स्वरूप के ऊपर आपको वर्णन करना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा रीतिकाल के नामकरण संबंधित विभिन्न मतों का समीक्षा कीजिए। यानी रीतिकाल के अंतर्गत जो नामकरण संबंधित विभिन्न मत थे उनके बारे में आपको बताना है। और देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके 15 नंबर के देखने को मिलेंगे। अब अथवा का क्वेश्चन देख लेते हैं। अथवा के क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं रीति मुक्त काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। यानी रीति मुक्त जो काव्य है इसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं इसके बारे में आपको यहाँ बताना है, या ये कहूँ इसके बारे में आपको यहाँ विश्लेषण करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। यानी जो भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं या ये कहूँ कृतियां हैं उन पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, और ये भी आपका 15 नंबर का देखने को मिलेगा। एंड इसके अथवा में आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है, वो है आपका नाटकों के विकास में रसदोत्तर नाटकों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। यानी नाटकों के विकास में जो रसदोत्तर नाटक थे उनकी भूमिका का विश्लेषण आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 को ही अटेम्प्ट करना है। और देखिए सारे ही जो है ईच होगा वो 10 मार्क्स का होगा। टोटल जो आपके हो जाएंगे वो हो जाएंगे टोटल 30 मार्क्स। ठीक है, इक्वल हो जाएगा ये हमारा 30 मार्क्स का। यानी ईच क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा, 3 क्वेश्चन करने हैं और टोटल हो जाएंगे आपके 30 मार्क्स। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है वो है अपभ्रंश भाषा। यानी आपको अपभ्रंश के बारे में बताना है। नेक्स्ट है आपका राम काव्य, यहाँ आपको राम काव्य के ऊपर बताना है। नेक्स्ट है आपका संत काव्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हिंदी गद्य का उद्भव, यानी हिंदी गद्य जो है उसका उद्भव कैसे हुआ। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक बोध, यानी जो हमारा आधुनिक बोध है किस तरह से वो प्रचलित है या किस तरह से सामने आया। चलिए फिर अब हम बिना देरी करे इस क्वेश्चन पेपर के जो आंसर हैं उनकी स्टार्टिंग करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम इन क्वेश्चंस के आंसर देखना। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो है हमारा हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का विवरण कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में हिंदी भाषा के जो उद्भव और विकास है उसके बारे में बताना था। चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम इसके परिचय को देख सकते हैं। इसके परिचय में आप लिखेंगे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास एक समृद्ध और जटिल प्रक्रिया है जो हजारों वर्षों में विभिन्न भाषाई, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रभावों के परिणाम स्वरूप हुई है। क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे विभिन्न स्वरूप आए हैं, विभिन्न जटिलताएं आई हैं और ये हजारों वर्षों में विकसित हुई है, जिसमें हमारी भाषाई, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो प्रभाव हैं वो देखने को मिलते हैं। इस लेख में हम हिंदी भाषा के उद्भव, विकास और इसके विभिन्न चरणों का विस्तार से चर्चा करेंगे या विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी भाषा का प्रारंभिक रूप। यानी जो हिंदी भाषा है उसका जो प्रारंभिक रूप था वो कैसे था। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत से हुआ है जो प्राचीन भारत की एक प्रमुख भाषा थी। ठीक है, संस्कृत से विकसित होने वाली भाषाओं में प्राकृति और अपभ्रंश शामिल है। यानी जो संस्कृति भाषा से निकली है वो पहली है प्राकृति, दूसरी है अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश ही आगे चल के हिंदी बनती है। प्राकृतिक भाषाएं आम जन की बोलने वाली भाषाएं थी क्योंकि आम लोग प्राकृतिक भाषा ही बोलते थे, जबकि अपभ्रंश ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई प्राचीन काल 1000 ईसी से 1500 तक।
ठीक है। अब आगे इसमें देखेंगे किस तरह से, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे इस काल में हिंदी का प्रारंभिक रूप विकसित हुआ जिसे अपभ्रंश कहा जाता है। जैसे मैंने अभी बताया, अपभ्रंश जो है वही आगे चल के हिंदी बन जाती है। अपभ्रंश में कई बोलियां शामिल थीं जिसमें से कुछ आज भी जीवित हैं। यानी अपभ्रंश जो थी वो मिश्रित बोलियां थी। अपभ्रंश में बहुत सारी लैंग्वेजेस या ये कहूँ बोलियां जो थी वो शामिल थी, इसीलिए इसे टूटी फूटी हिंदी भी बोलते हैं। ठीक है। अब आगे चलेंगे, आगे आप इसमें लिखेंगे इस समय के दौरान हिंदी साहित्य का भी विकास हुआ जिसमें भक्ति साहित्य और सूफी कविताएं शामिल हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी का मतलब है मध्यकाल, जो कि हमारा 1500 से 1800 तक है। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या हुआ, इस काल में हिंदी भाषा ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। तुलसीदास, सूरदास जैसे कवियों ने हिंदी हिंदी को साहित्य रूप दिया। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ साहित्य रूप आने लगा था। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इस समय खड़ी बोली का विकास हुआ जो आज की हिंदी का आधार है, क्योंकि आज की हिंदी का जो आधार है वो हमारी खड़ी बोली ही है। खड़ी बोली ने विभिन्न बोलियों को विकसित किया और एक मानक रूप विकसित किया। ठीक है। आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे आधुनिक हिंदी का विकास, यानी जो आज की हिंदी है उसका विकास कैसे हुआ। तो आधुनिक हिंदी का जो विकास है वो 1800 से अब तक होता आ रहा है। ठीक है। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में हिंदी ने एक नई पहचान बनाई। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इस समय हिंदी को एक साहित्य भाषा के रूप में मान्यता मिली। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसे संगठनों ने हिंदी को प्रोत्साहित किया और इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। अब हम देखेंगे हिंदी की विशेषताएं, यानी जो हिंदी है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं हिंदी भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। अब ऐसी कौन कौन सी है, पहला आप लिखेंगे व्याकरणीय। व्याकरणीय किस तरह से, हिंदी व्याकरण सरल और स्पष्ट है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि की स्पष्ट पहचान होती है, क्योंकि हिंदी का जो व्याकरण है वो स्पष्ट होता है। इसमें संज्ञा का, सर्वनाम का, क्रिया का स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शब्दावली। हिंदी में सांस्कृतिक, फारसी, अरबी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं के शब्द शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बोलियां। हिंदी की कई बोलियां हैं जैसे कि अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि जो इसे समृद्धि को दर्शित बनाती है। ठीक है। अब हम देखेंगे हिंदी साहित्य का विकास, कि जो हिंदी साहित्य है उसका विकास कैसे हुआ। हिंदी साहित्य का विकास भी हिंदी भाषा के विकास के साथ साथ हुआ, क्योंकि जो हिंदी साहित्य है उसका विकास भी धीरे धीरे हिंदी भाषा के साथ ही होने लगा था, जिसमें विभिन्न शैलियों और विधियों का समावेश देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, आगे आप इसमें लिखेंगे कौन कौन सी, जैसे कि देखिए जो कविताएं हैं, जैसे तुलसीदास की है रामचरितमानस, सूरदास की है सूरसागर, ठीक है, आदि। और उपन्यास जैसे देखेंगे तो प्रेमचंद्र के उपन्यास जैसे गोदान और गबन ने हिंदी उपन्यासों को नई दिशा दी थी। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नाटक। भारतीय नाटक परंपराओं में भी हिंदी नाटक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति में लिख सकते हैं आज भी हिंदी भारत की राजभाषा है और इसे विश्व भर में करोड़ों लोग बोलते हैं। यह न केवल एक संचार का माध्यम है बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान भी है, क्योंकि अब जो है ये सिर्फ एक संचार का माध्यम ना होकर एक सांस्कृतिक पहचान भी है, क्योंकि अब ये विश्व लेवल पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर भी बोली जाती है। ठीक है। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं हिंदी भाषा का उद्भव और विकास एक गहन प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न ऐतिहासिक घटनाएं, सांस्कृतिक प्रभाव और सामाजिक परिवर्तन शामिल हैं। आज हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। इसकी विभिन्नता और समृद्धि इसे विश्व की प्रमुख भाषाओं में से एक बनाती हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हिंदी भाषा ने समय के साथ कैसे विकसित होकर आज की स्थिति प्राप्त की है, क्योंकि हिंदी भाषा जो है वो समय के साथ साथ विकसित हुई है और आज की स्थिति प्राप्त की है। इसका अध्ययन न केवल भाषाई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह भारतीय समाज और संस्कृति को समझने में भी मदद करती है। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो इसके अथवा वाला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अथवा में है इसके क्वेश्चन में हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए, यानी हिंदी साहित्य की जो आदिकाल की प्रवृत्तियां थी उसके ऊपर हमें विश्लेषण करना है। चलिए इसके अंतर्गत देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, तो इसका परिचय लिखेंगे। हिंदी साहित्य का आदिकाल लगभग 10वीं से 18वीं सदी तक था। ये एक महत्वपूर्ण समय था जिसमें हिंदी भाषा और साहित्य ने अपने प्रारंभिक रूप में विकास किया, क्योंकि इस टाइम हिंदी भाषा और साहित्य ने अपने ही प्रारंभिक रूप में विकास करना शुरू किया था। इस काल में कई प्रमुख प्रवृत्तियां उभरी जो हिंदी साहित्य के रूप में विशेष
विशेष और शैली को प्रभावित करती हैं। ठीक है, हम प्रभावित करते हुए उन्हें देख सकते हैं प्रवृत्तियों और जो शैलियाँ थी। अब किस तरह से इस लेख में हम आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण करेंगे। चलिए फिर देख लेते हैं कौन कौन सी वो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। तो पहली अब हम देखेंगे भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत आप लिख सकते हैं भक्ति आंदोलन हिंदी साहित्य के आदिकाल की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों में से थी। इस आंदोलन ने धार्मिकता और आध्यात्मिकता को प्रमुखता दी। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत नेक्स्ट अब हम देखेंगे कवियों का योगदान। तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मीराबाई जैसे कवियों ने भक्ति काव्य की संरचना की। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक समरसता। भक्ति आंदोलन ने जाति और वर्ग भेद को समाप्त करने का प्रयास किया और सभी को एक समान लाने का प्रयास भी किया था भक्ति आंदोलन के अंतर्गत। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं भक्ति की विशेषताएं। इस आंदोलन ने प्रेम, श्रद्धा और भक्ति भावनाओं को व्यक्त किया गया। यानी इस टाइम पीरियड में जो प्रेम होता है, जो श्रद्धा होती है और जो भक्ति भावना होती है उसको प्रकट करने, उसको उजागर करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रेम और श्रृंगार। किस तरह से प्रेम और श्रृंगार आदिकाल में प्रेम और श्रृंगार की प्रवृत्ति भी प्रमुख थी, क्योंकि आदिकाल के दौरान जो प्रेम और श्रृंगार है उसकी जो प्रवृत्ति थी वो भी प्रमुख थी। किस तरह से पहले हम देखेंगे कविताएं। इस समय की कविताओं में प्रेम संबंधित भावनाओं का गहरा चित्रण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कवियों का उदाहरण। सूरदास की सूरसागर और तुलसीदास की रामचरितमानस में प्रेम और श्रृंगार के भावों का सुंदर वर्णन देखने को मिलता है या किया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे धार्मिकता और नैतिकता। धार्मिकता और नैतिकता भी आदिकाल की प्रमुख महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों में से थी। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंतर्गत आप लिखेंगे धार्मिक ग्रंथों का प्रवाह। इस काल में धार्मिक ग्रंथों जैसे वेद, उपन्यास, पुराण आदि का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कवियों की रचनाएं। कवियों ने अपनी रचनाओं में धर्म, नैतिकता और जीवन की सही मार्ग को दर्शाया था। यानी देखिए इस टाइम की जो कवि हैं उन्होंने भी अपनी कविताओं में जो धर्म है, नैतिकता है और जीवन की जो सही रास्ता हो सकता है, यानी नैतिकता का जो रास्ता है उसको दर्शाने का कार्य किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे लोक जीवन और संस्कृति। इसके अंतर्गत अब हम देखेंगे आदिकाल में लोक जीवन और संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं लोकगीतों ने समाज में विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कथाएं और परंपराएं। इस समय की रचना समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों और लोक जीवन को दर्शाती हैं, क्योंकि इस समय की जो रचनाएं हैं वो परंपराओं को, रीति रिवाजों को दर्शाने का कार्य करती हैं। अब हम देखेंगे नारी विमर्श। इसके अंतर्गत हम देखेंगे आदिकाल में नारी विमर्श भी एक उभरती हुई प्रवृत्ति थी। अब किस तरह से थी चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे महिलाओं का योगदान। मीराबाई जैसी कावित्रियों ने अपने काव्य में नारी के संघर्ष और उनकी भावनाओं को व्यक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नारी के अधिकार। इस समय की रचनाओं में नारी के अधिकारों और उसकी स्थिति पर भी चर्चा की गई थी। अब हम देखेंगे ऐतिहासिक घटनाएं। आदिकाल में कई ऐतिहासिक घटनाएं भी थीं जिन्हें साहित्य को प्रभावित किया था। अब किस तरह से पहले हम देखेंगे राजनीतिक परिवर्तन। विभिन्न राजवंशों का उदय और पतन हुआ जिसका प्रभाव साहित्य पर पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक बदलाव। सामाजिक सुधार आंदोलन ने साहित्य को नई दिशा दी थी। ठीक है, अब हम देखेंगे भाषा और शैली के आधार पर, यानी जो भाषा है और शैली है वो किस तरह से थी। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं आदिकाल में हिंदी भाषा और शैली का विकास भी महत्वपूर्ण था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे भाषाई विविधता। इस समय हिंदी की विभिन्न बोलियों का समावेश हुआ जिससे भाषा समृद्ध हुई। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे शैलीगत विशेषताएं। कविताओं की विभिन्न शैलियों जैसे दोहा, चौपाई आदि विकसित हुई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल कई महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों से उभरा हुआ है। जैसे कि अभी हमने देखा इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां आई हैं। भक्ति आंदोलन, प्रेम एवं श्रृंगार, धार्मिकता एवं नैतिकता, लोक जीवन एवं संस्कृति, नारी विमर्श, ऐतिहासिक घटनाएं और भाषा एवं शैली की विकास में मिलकर हिंदी साहित्य को एक नई पहचान दी, क्योंकि इन सभी ने मिलकर जो हिंदी साहित्य है उसको एक नई पहचान देने का कार्य किया था। ये काल न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह भारतीय समाज में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलू को भी उजागर करता है। इन प्रवृत्तियों का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हिंदी साहित्य ने समय के साथ
विकसित होकर आज की स्थिति प्राप्त की है, क्योंकि ये समय के साथ साथ ही विकसित हुआ है और चेंज हुआ है और जब ये आज की स्थिति में पहुंचा है। आदिकाल की यह विशेषताएं आज भी हिंदी साहित्य में समृद्ध बनाती हैं और इससे अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय बनाती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का उदाहरण सहित परिचय दीजिए। यानी आपको इसमें कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में आपको बताना है। इसके परिचय में आप लिखेंगे, कृष्ण भक्ति काव्य धारा भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो विशेष रूप से हिंदी साहित्य में अपनी अद्वितीयता और गहराई के लिए जानी जाती है। इस धारा में भगवान कृष्ण की भक्ति, प्रेम और उनकी लीलाओं का वर्णन किया गया है। इस लेख में हम कृष्ण भक्ति काव्य धाराओं की प्रमुख प्रवृत्तियों का उदाहरण सहित परिचय करेंगे। यानी देखिए, इसके अंतर्गत भक्ति, प्रेम और जो उनकी लीलाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। चलिए फिर देख लेते हैं। पहला हम देखेंगे प्रेम और भक्ति। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में प्रेम और भक्ति की भावना प्रमुखता से व्यक्त की गई है। यानी इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रेम और जो भक्ति है उसको प्रमुखता से व्यक्त किया गया है। उदाहरण सहित आप हम देखेंगे, सूरदास की रचनाएं इस प्रवृत्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। उनकी कविताएं सूरसागर में कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम का चित्रण मिलता है। सूरदास ने कृष्ण के बाल रूप, उनकी लीलाओं और राधा के प्रति उनके प्रेम को बहुत सुंदरता से व्यक्त किया है। यानी देखिए, जो सूरदास ने सूरसागर लिखी है उसके अंतर्गत जो भगवान कृष्ण हैं उनके बारे में बताया है, उनकी जो लीलाएं हैं उनके बारे में बताया है और भगवान कृष्ण जो हैं वो राधा से किस तरह से प्रेम करते हैं, उनका जो सुंदर प्रेम है उसको दर्शाया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे लीलाएं और चमत्कार। यानी अब हम उनकी लीलाओं और चमत्कार के ऊपर चर्चा करेंगे। कृष्ण की लीलाएं और चमत्कार भी इस काव्य धारा के महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसके अंतर्गत कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं और जो उनका चमत्कार है वो भी बताया गया है। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो तुलसीदास की रामचरितमानस में भगवान राम के साथ साथ भगवान कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन किया गया है। यानी जो तुलसीदास की रामचरितमानस है उसके अंतर्गत भगवान राम के बारे में बताया गया है और भगवान कृष्ण के बारे में और उनकी लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें कृष्ण द्वारा किए गए चमत्कारों जैसे कि कंस का वध, गोवर्धन पर्वत उठाना आदि को दर्शाया गया है। यानी इसके अंतर्गत कृष्ण द्वारा जो कंस का वध किया गया था और गोवर्धन पर्वत को जो उन्होंने अपनी उंगली पर उठा लिया था उस चीज़ को दर्शाया गया है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे नारी का स्थान। यानी नारी का स्थान कैसे? कृष्ण भक्ति काव्य में नारी का स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृष्ण भक्ति काव्य में नारी के स्थान को भी दिखाया गया है। उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे, मीराबाई की रचनाएं इस प्रवृत्ति का प्रमुख उदाहरण है। मीराबाई ने अपने काव्य में नारी के प्रेम को बहुत गहराई से व्यक्त किया है। उनका प्रसिद्ध पद पायो जी मैंने राम रतन धन पायो नारी के कृष्ण के प्रति अनूठे प्यार को दर्शाता है। यानी देखिए, इसमें नारी का जो प्रेम होता है उसको भी दर्शाया गया है कि नारी अगर किसी से प्रेम करती है तो वो कितने लीनता से कर सकती है। जैसे कि उनका जो पद है उसके अंतर्गत उन्होंने बताया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसके अंतर्गत उन्होंने जो नारी के प्रेम को दर्शाने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे कि सामाजिक समरसता। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा में सामाजिक समरसता की भावना को भी दिखाया गया है। किस तरह से? उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, कबीर दास ने अपनी रचनाओं में समाज में व्यापक जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण सभी के हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के क्यों ना हो। क्योंकि देखिए, जो जातिवाद है उसका विरोध करते हुए जो कबीर हैं उन्होंने कहा कि देखिए, जो भगवान कृष्ण हैं वो सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, वो सभी के हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण हैं उन्हीं के भगवान कृष्ण हैं, शूद्रों के नहीं हैं। वो किसी भी जाति के हों या फिर किसी भी धर्म के हों, सभी के वो भगवान हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे साधना और आत्मा की खोज। किस तरह से साधना और आत्मा की खोज की गई है? इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, कृष्ण भक्ति काव्य में साधना और आत्मा की खोज का भी महत्वपूर्ण स्थान है। किस तरह से? उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, राधा कृष्ण की कथा में राधा की साधना और आत्म प्रेम को दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी पूजा पाठ नहीं बल्कि आंतरिक साधना और
आत्मा की खोज भी होती है। यानी देखिए जो राधा कृष्ण की कथाएं हैं उसके अंतर्गत बताया गया है कि जो राधा जी हैं वो किस तरह से प्रेम करती हैं और अपनी साधना करती हैं। और देखिए ये जो साधना है या ये कहें जो भक्ति है वो अपनी बाहरी जो चीज़ें हैं या ये कहें बाहरी पूजा पाठ से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक जो साधन है, हमारा जो मन है उससे की जाती है, ना कि बाहरी चीज़ों से। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के अंतर्गत आप लिखेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा भक्ति मार्ग को भी प्रोत्साहित करती है, जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ने का प्रयास करता है। यानी इसके अंतर्गत जो व्यक्ति है वो अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ने का प्रयास करता है। किस तरह से, चलिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण लिख सकते हैं आप, चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति मार्ग को प्रोत्साहित किया और उनकी शिक्षाओं ने कृष्ण भक्ति को एक नई दिशा दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे संगीत और नृत्य किस तरह से कृष्ण भक्ति काव्य में संगीत और नृत्य का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं, रासलीला का आयोजन कृष्ण की लीलाओं को दर्शाने वाला एक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसमें भक्तजनक संगीत और नृत्य के माध्यम से अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। यानी रासलीला जो है उसके माध्यम से जो कृष्ण लीला है उनको दर्शाने का कार्य करती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके निष्कर्ष को। चलिए फिर बिना देरी करे अब हम इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, कृष्ण भक्ति काव्य धारा ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है और इसमें प्रेम लीलाएं, नारी का स्थान, सामाजिक समरसता, साधना, भक्ति मार्ग, संगीत और नृत्य जैसी प्रमुख प्रवृत्तियों का समावेश किया है। ठीक है, यह धाराएं न केवल धार्मिकता का प्रतीक है बल्कि मानवता के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर करती हैं। इस प्रकार कृष्ण भक्ति काव्य धारा एक गहन आध्यात्मिक यात्रा प्रस्तुत करती है, जो व्यक्तियों को अपने भीतर झांकने और आत्मा की सच्चाई को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, यह साहित्यकार धारा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और इसे पढ़ने एवं समझने से हमें जीवन के गहरे अर्थ को जानने का अवसर मिलता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम इसके जो अथवा वाला क्वेश्चन है, यानी जो अथवा में क्वेश्चन है उसको देखेंगे। अथवा वाला क्वेश्चन है हमारा, भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप का वर्णन कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप का वर्णन करना है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, भक्ति आंदोलन भारतीय समाज और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। यह आंदोलन मुख्यतः 15वीं से 17वीं सदी के बीच विकसित हुआ और इसका उद्देश्य समाज में व्यापक जातिवाद, भेदभाव और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ एक सशक्त आवाज उठाना था। यानी ये जो है ये समाज में जातिवाद और भेदभाव और धार्मिक जो कट्टरता थी इसके खिलाफ एक आवाज़ और इसको कम करने के लिए इसका प्रयास किया गया था ताकि ये समाज में इन चीज़ों को कम कर सके। भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप इसे विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृति में फैला दिया, जिससे यह भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी छाप छोड़ सका। ठीक है, भक्ति आंदोलन का उदय। अब हम देखेंगे भक्ति आंदोलन का उदय किस तरह हुआ। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, भक्ति आंदोलन का उदय उस समय हुआ जब भारतीय समाज में सामाजिक असमानता और धार्मिक भेदभाव बढ़ गए थे। संतों और कवियों ने इस स्थिति को बदलने के लिए कई नई दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। यानी देखिए जो संत थे, जो कवि थे, उन्होंने इस स्थिति को बदलने के लिए कई दृष्टिकोण प्रस्तुत किए थे। उन्होंने प्रेम, समर्पण और शक्ति के माध्यम से ईश्वर की उपासना की। यह मुख्यतः निम्नलिखित प्रवृत्तियों पर आधारित है। अब ऐसी कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं जो भक्ति आंदोलन के अंतर थी, चलिए उनको देखेंगे। पहला आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक समानता। किस तरह से, पहला इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, भक्ति आंदोलन ने जातीय व्यवस्था और सामाजिक असमानता को चुनौती दी। संतों ने सभी मानवों को समान माना और कहा कि ईश्वर की कृपा सभी पर समान रूप से होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देखेंगे कबीर दास ने अपने पदों में जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि ईश्वर की भक्ति जाति से नहीं बल्कि सच्चे मन से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रेम और भक्ति का महत्व। इस आंदोलन में प्रेम और भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया। भक्तों ने अपने काव्यों में व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया, जिससे वह अपने ईश्वर प्रति अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त कर पाए। ठीक है, अब हम इसका उदाहरण देखेंगे किस तरह से आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे, सूरदास ने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी अन्य भक्ति को व्यक्त किया। उनकी रचनाएं जैसे सूरसागर में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया, जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे साधना और आत्मक अनुभव। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, भक्ति आंदोलन ने साधना के माध्यम से आत्मक अनुभव को महत्वपूर्ण
भक्तों ने ध्यान साधना नाम जप के द्वारा ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं, मीराबाई ने अपने पदों में ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने साधना के माध्यम आत्मक अनुभवों को साझा किया। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे संगीत और काव्य। इसके अंतर्गत आप लिख सकते, भक्ति आंदोलन ने संगीत और काव्य को भी एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। संतों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए गीतों और कविताओं का सहारा लिया। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, नाथ संप्रदाय के संतों ने भजन, कीर्तन और रंगीनी के माध्यम से अपनी भक्ति को प्रकट किया। अब हम देखेंगे धार्मिक सहिष्णुता। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, भक्ति आंदोलन ने विभिन्न धर्मों के बीच सहिष्णुता का संदेश फैलाया। भक्त कवियों ने सभी धर्मों को समान माना और एकता की भावना को बढ़ावा दिया। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं, संत तुलसीदास रामायण में सभी वर्गों और धर्मों को सम्मान दिया, जिससे धार्मिक सहिष्णुता का संदेश मिलता है। क्योंकि देखिए, जो तुलसीदास जी हैं, उन्होंने रामायण में ही सभी धर्मों और जो सभी वर्ग हैं उनको समान स्थान देने का प्रयास किया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आध्यात्मिक जागरूकता। इसके अंतर्गत देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, भक्ति आंदोलन ने समाज में आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया। संतों ने लोगों को अपने भीतर झांकने और आत्मा की सच्चाई को पहचानने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति मार्ग पर जोर दिया और लोगों को आत्मा की खोज करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्थानीय प्रभाव। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, भक्ति आंदोलन का प्रभाव केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह दक्षिण भारत, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में भी फैल गया। यानी देखिए, जो भक्ति आंदोलन था वो सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं रहा, वो दक्षिण भारत और जो पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, यहाँ तक फैल गया था। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य और अलवार संत ने भक्ति आंदोलन को मजबूत किया, जबकि महाराष्ट्र में संत तुकाराम ने अपनी अभंग रचनाओं के माध्यम से इसे फैलाया। ठीक है, अब हम इनके जो अलग अलग स्थान है, जैसे कि महाराष्ट्र में तुकाराम ने इसको फैलाया, और अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, रामानुजाचार्य और अलवार जो संत थे, उन्होंने इसे फैलाने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष को देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप भारतीय समाज में एक नई चेतना लाने वाला। इसने न केवल धार्मिकताओं को पुनर्जीवित किया, बल्कि सामाजिक समरसता, प्रेम, साधना, संगीत, काव्य, धार्मिक सहिष्णुता एवं आध्यात्मिक जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया। इस प्रकार भक्ति आंदोलन ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया और आज भी इसकी शिक्षा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी पूजा पाठ नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर की भावना और आस्था का प्रमाण होता है। क्योंकि जो सच्ची भक्ति होती है वो हमारी पूजा पाठ या फिर बाहरी दिखावे से नहीं होती, वो हमारी आत्मा और जो हमारी आस्था है उससे संबंधित होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपका कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आप इन सब की सेल्फ स्टडी करना चाहें तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पे आपको ये सारे ही नोट्स मिल जाएंगे और ये सारे ही फीचर्स मिल जाएंगे। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।